हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार आईएएस मैनिया में आप लोग का फिर से स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। और इससे पहले हम लोग पुर्तगाली तथा डचों के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज हमारा नया जो टॉपिक होगा वो अंग्रेज होगा। तो आज हम लोग अंग्रेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है और यहाँ पर लगभग कहा जाता है कि यहाँ पर लगभग 190 साल यानी 190 साल में लगभग 45 ट्रिलियन यानी भारत के कुल जीडीपी कितना है अभी मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं, लगभग यानी 5 से कम है अभी, ठीक है। और ये 190 साल में लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर यहां से हमारे यहां से ले जाकर अपने यहां मतलब लेकर चले गए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज पढ़ लेते हैं क्योंकि अंग्रेज थोड़ा सा लंबा चलेगा, ठीक है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डचों के पश्चात भारत में अंग्रेजों का आगमन होता है, यानी सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, उसके बाद अंग्रेजों का भारत आगमन होता है, ठीक है। हम लोग इसके बारे में पहले चर्चा कर चुके थे। अगला पॉइंट है, इंग्लैंड में मर्चेंट एडवेंचर्स नामक व्यापारियों का एक समूह, यानी इंग्लैंड में जो था मर्चेंट एडवेंचर्स, ये व्यापारियों के समूह का नाम था, ठीक है। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना 1599 में की गई थी। यानी एक तरह से ये क्या है, कंपनी का नाम है। इसमें बहुत सारे कंपनी मिले हुए हैं, ठीक है। तो सभी कंपनियों को मिलाकर ये नाम दे दिया गया है। फिर से एक बार नाम को हम लोग देख लेते हैं, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1599 में की गई थी, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, इंग्लैंड के महारानी एलिजाबेथ ने 1600 ईस्वी में कंपनी को पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया था। यानी इंग्लैंड के जो महारानी थी, महारानी एलिजाबेथ, 1600 ईस्वी में पूर्व के देशों के साथ, पूर्व यानी भारत और इसके अलावा जो भी और भी देश है, उसके साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का अधिकार पत्र प्रदान की थी, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, फिर उसके बाद एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद अगला बनते हैं जेम्स प्रथम बनते हैं। जेम्स प्रथम ये राजा होते हैं, जेम्स प्रथम। तो जेम्स प्रथम के द्वारा 15 वर्षों के लिए व्यापारिक अधिकार पुनः प्रदान किया गया। यानी जेम्स प्रथम जो थे, इस व्यापारिक अधिकार जो 15 वर्षों का था, ये क्या करते हैं, 15 वर्ष पूरा होने के बाद 15 वर्ष के लिए पुनः आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, आगे बढ़ाने से कंपनी को फायदा ही फायदा हो रहा है, क्योंकि उनको मतलब 15 वर्षों का फिर से क्या होता है, रियायत मिल जाता है, ठीक है, यानी एक्स्ट्रा समय मिल जाता है। तो ये 15 वर्षों के लिए व्यापारिक अधिकार उन लोगों को प्रदान किया गया, ठीक है। लेकिन कंपनी अभी किला नहीं बना सकती है। मतलब अगर जब व्यापार करने के लिए जब उनका अधिकार मिला, लेकिन अधिकार मिलने के बाद क्या, कंपनी अभी किला नहीं बना सकती है, सेना नहीं रख सकती है, शासकों के साथ युद्ध नहीं कर सकती है। यानी अभी कंपनी को किला बनाने, सेना रखने तथा भारतीय शासकों से युद्ध करने की इजाजत नहीं थी, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जेम्स प्रथम के बाद अगला जो राजा बनते हैं वो बनते हैं चार्ल्स द्वितीय बनते हैं। तो चार्ल्स द्वितीय को सत्ता में आने के बाद कंपनी के द्वारा सम्राट को 1,70,000 पाउंड की राशि प्रदान की गई। यानी जैसे ही चार्ल्स द्वितीय आते हैं, तब चार्ल्स द्वितीय यानी जो भी कंपनी थी, अब कंपनी चार्ल्स द्वितीय को कितना पैसा देती है, 1,70,000 पाउंड। ये राशि क्या करते हैं, प्रदान करते हैं, कंपनी देती है राजा को। अब कंपनी जब राजा को इतना पैसा दी है, तो राजा भी तो कंपनी के बारे में कुछ सोचेंगे। यानी राजा का भी फर्ज बनता है ना कि हम भी, मतलब कंपनी हमको पैसा दी है, तो इसके बदले में हम भी उनको कुछ रियायत प्रदान करेंगे। तो देखिए ये रियायत क्या क्या मिलता है। पहला रियायत जो राजा साहब देते हैं, वो फैक्ट्री स्थापित करने तथा सेना रखने की इजाजत मिली। यानी जेम्स प्रथम उस समय जो दिए थे वो यानी क्या था उसमें, यानी किला बनाने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब चार्ल्स द्वितीय बनते हैं तो ये क्या करते हैं, रियायत देते हैं, यानी फैक्ट्री स्थापित करने तथा सेना रखने की इजाजत ये दे देते हैं, ठीक है। दूसरा देते हैं, भारतीय शासकों के साथ युद्ध करने का इजाजत मिली। यानी भारतीय शासकों के साथ अब कंपनी युद्ध कर सकती है।
तीसरा देते हैं जो युद्ध के बाद संधि समझौता का इजाजत मिली, यानी जब युद्ध होगा तो हम लोग युद्ध में संधि समझौता कर सकते हैं, इसकी इजाजत ये चार्ल्स द्वितीय दे चुके थे, ठीक है। तथा अगला इजाजत जो था, कंपनी अब किला बना सकती है, यानी भारत में कंपनी अब अपना किला क्या कर सकती है, तो बना सकती है, ठीक है। अब चलिए अगला पॉइंट, 1688 ईस्वी के गौरवपूर्ण क्रांति के बाद ब्रिटेन की राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन आया, यानी 1688 ईस्वी में ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति होती है, जिसको 1688 में हुआ था। अब इसमें क्या होता है, इसमें ब्रिटेन के राजनीतिक स्थिति में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि अब ब्रिटेन में भी संसद की सर्वोच्चता स्थापित होती है, और संसद की सर्वोच्चता स्थापित हुई, और विलियम तथा मेरी, इस नाम को याद रखिएगा, ये दोनों क्या थे, पति पत्नी थे। विलियम और मेरी संयुक्त रूप से क्या होते हैं, ये दोनों शासक बनते हैं। विलियम तथा मेरी संयुक्त रूप से शासक बनते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके जो मेरी के जो पिता थे, इनका कोई बेटा नहीं था, तो यही अपने दामाद और बेटी को मतलब राजा बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता स्थापित होती है तो व्हिग पार्टी सत्ता में आती है, और व्हिग पार्टी जो थी, ये जो पहले से जो व्यापार कर रहे थे, उनके व्यापार के एक अधिकार में, मतलब जो पहले वाली कंपनी थी वो चाहती थी कि हम अकेले व्यापार करें, लेकिन जब व्हिग पार्टी सत्ता में आती है तो इसका कहना ये रहता है कि और भी दूसरे जो कंपनी ब्रिटेन में है, वो लोग को भी क्या हो, व्यापार करने का अधिकार मिले, ठीक है। तो अधिकार मिलने से पहला एक कंपनी होती है न्यू कंपनी, ध्यान रखिएगा, ये न्यू कंपनी, यानी न्यू कंपनी को भी अब भारत से व्यापार करने का अधिकार मिल जाता है। तो न्यू कंपनी, इसके द्वारा 200 लाख पाउंड की राशि, देखिएगा ध्यान से, इसके द्वारा 20 लाख पाउंड की राशि सरकार को वित्तीय समस्या से बाहर निकलने के लिए दी जाती है। यानी कि जब कंपनी जब व्यापार करने के लिए आती है तो ये 20 लाख पाउंड की राशि सरकार को देती है वित्तीय स्थिति से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि उस समय ब्रिटेन का स्थिति मतलब वित्तीय हालत एकदम खराब हो चुकी थी, और ये कंपनी 20 लाख पाउंड की राशि बाहर निकलने के लिए, यानी वित्तीय समस्या से बाहर निकलने के लिए ये देती है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है कि न्यू कंपनी को राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त हो जाता है, यानी न्यू कंपनी को भी राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो गया, ठीक है। लेकिन कहा जाता है कि ये कंपनी बाद में दिवालिया हो जाती है, यानी आगे चलकर ये कंपनी पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो जाती है, यानी दिवालिया हो जाती है। और दिवालिया होने का कारण ये है कि इस कंपनी में अनुभवी लोग की कमी थी, यानी इस कंपनी में अनुभवी लोग नहीं थे, इसीलिए ये कंपनी क्या हो जाती है, न्यू कंपनी पूरी तरीके से दिवालिया हो जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट है 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा इस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाता है। यहां से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ये जो कंपनी थी, ये जो बड़ा वाला नाम बताए हैं, दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, इसका नाम बदलकर क्या हो जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से सूरत आए और जहांगीर के आगरा स्थित दरबार में पहुंचा, ठीक है। यानी इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस भारत आते हैं, ठीक है, और वो हेक्टर जहाज से आते हैं। यहां से केबीसी में क्वेश्चन भी बन चुका है, ठीक है। यानी जिस जहाज से कैप्टन हॉकिंस आए थे उस जहाज का क्या नाम था, हेक्टर। और वो यहाँ कहाँ सबसे पहले पहुंचते हैं, सूरत पहुंचते हैं, और वो जहांगीर के दरबार में उपस्थित होते हैं, ठीक है। वहां उसने बादशाह से फारसी में बातचीत की, जिसे प्रसन्न होकर जहांगीर ने उसे 400 का मनसब एवं इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की। अब वहां सबसे पहले जब पहुंचते हैं सूरत में तो जहांगीर से फारसी में बातचीत करते हैं, और जहांगीर क्या था, मुगल था, और मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। तो जहांगीर को लगता है कि ये जो कैप्टन हॉकिंस है हमसे फारसी में बातचीत कर रहा है। इस तरह से जहांगीर को थोड़ा सा मतलब जो होता है ना कि मतलब लग रहा है कि कोई अपना आदमी है, उस टाइप को जहांगीर को फील होता है कि कैप्टन हॉकिंस मतलब मेरा आदमी है, क्योंकि फारसी में बातचीत कर रहा है। तो जहांगीर क्या करता है, उसे 400 का मनसब एवं इंग्लिश खान की उपाधि उसे प्रदान कर देता है, ठीक है। तो जहांगीर कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब देता है तथा इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान करता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, हॉकिंस ने अंग्रेजों के लिए सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी,
प्रारंभ में दी गई, फिर रद्द की कर दी गई थी। यानी हॉकिंस ने अंग्रेजों के लिए सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की इजाजत मांगी थी जहांगीर से। पहले तो उसको इजाजत मिल गई, लेकिन फिर बाद में कुछ कारण से क्या किया गया कि उस इजाजत को रद्द कर दिया गया, यानी फैक्ट्री खोलने की अनुमति उनको नहीं दी गई। ठीक है, अगला पॉइंट, 1611 ईस्वी में कैप्टन मिडल्टन, नाम याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन यूपीपीसीएस में बन चुका है। ठीक है, 1611 ईस्वी में कैप्टन मिडल्टन ने स्वाली एक जगह है, स्वाली में पुर्तगाली जहाजों के बेड़ों को परास्त किया। पुर्तगालियों को पराजित करने के कारण ही जहांगीर अंग्रेजों से बहुत प्रभावित हुआ। यानी 1611 ईस्वी में कैप्टन मिडल्टन ने 1611 ईस्वी में स्वाली में पुर्तगालियों को क्या कर देता है, पराजित कर देता है। इससे खुश होकर जहांगीर, यानी क्या होता है कि पुर्तगालियों को जब पराजित करता है तो जहांगीर बहुत प्रभावित होता है। अरे भाई, अंग्रेज भी तो एकदम लग रहा है कि शक्तिशाली है, यानी अगर इनको मतलब कहीं पर फैक्ट्री खोलने की इजाजत दे दिया जाए तो इससे मेरा भी फायदा होगा। ठीक है, ये जहांगीर सोचता है। और अंग्रेजों से क्या होता है, जहांगीर बहुत प्रभावित होता है, यानी कैप्टन मिडल्टन से जहांगीर प्रभावित होता है। अगला पॉइंट, 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी। देखिए अगला ही बार क्या किया है, 1611 में कैप्टन मिडल्टन स्वालवी में पुर्तगाली जहाजों को परास्त करता है। उसके अगले 2 वर्षों के बाद 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना खोलने की इजाजत दे दी गई। यहां से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यानी अस्थायी कारखाना खोलने की अनुमति कहां दिए गए थे, सूरत में। कब, 1613 ईस्वी में। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में भारत आया और उसने अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। यानी ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में भारत आता है और अजमेर में, इस नाम को ध्यान रखिएगा, अजमेर राजस्थान वाला अजमेर, अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित होता है। तो यहां से क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, ये सबसे मतलब कहां उपस्थित हुआ था, तो अजमेर में। और एक और बात ध्यान रखिएगा, यहां पर ये जो कैप्टन हॉकिंस जब ये जहांगीर के दरबार में आता है तो एक पत्र लेकर आता है और वो पत्र अकबर के नाम से लिखा होता है। ठीक है, जो यहाँ इससे पहले हम लोग जान चुके हैं कैप्टन हॉकिंस के बारे में। जब वो सूरत आता है जहांगीर के दरबार में, तो जहांगीर के दरबार में आने के बाद वो जो पत्र लेकर आता है, वो पत्र जहांगीर के नाम से लिखा हुआ नहीं होता है, वो पत्र अकबर के नाम से लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, अभी याद आया तो हम उसके बारे में चर्चा कर दिए। अगला पॉइंट है, 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान दिया। इस फरमान के अनुसार 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर मुक्त व्यापार की अनुमति मिली थी। यानी 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को क्या दिए थे, एक सुनहरा फरमान दिए थे। ठीक है, और सुनहरा फरमान में क्या था, इस फरमान के अनुसार 500 पैगोडा के वार्षिक कर, यानी 500 पैगोडा वार्षिक कर देंगे और वहां से कैसे व्यापार करेंगे, तो मुक्त व्यापार करेंगे, यानी फ्री ट्रेड, बिना टैक्स के व्यापार करेंगे। चलिए अगला पॉइंट है, 1639 ईस्वी में फ्रांसीसी डे नामक अधिकारी ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया तथा वहां पर एक किलाबंद कोठी बनाई जिसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा गया। यानी 1639 ईस्वी में फ्रांसीसी डे नामक एक अधिकारी था, वो चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को क्या करता है, पट्टे पर लेता है। ठीक है, और मद्रास को पट्टे पर लेने के बाद वहां पर क्या करता है, एक किलाबंद कोठी बनाता है और जिसका नाम क्या रखता है, फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम रखता है। ठीक है, अगला पॉइंट, 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ होता है। यानी 1661 ईस्वी में जो इंग्लैंड का राजकुमार होता है चार्ल्स द्वितीय, जिसका विवाह पुर्तगाल के राजकुमारी कैथरीन के साथ होता है। ठीक है, इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बंबई दहेज के रूप में दिया था। शादी जब होता है तो पुर्तगाली क्या करते हैं कि बंबई को
अंग्रेजों को क्या करते हैं, दहेज के रूप में दे देते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा बात, मतलब उस समय यानी इंग्लैंड ये बंबई क्या होता है, बंबई ये लोग दहेज के रूप में दे देते हैं। ठीक है, 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पाउंड की वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया। अब जैसे ही चार्ल्स द्वितीय को बंबई दहेज में मिलता है तो क्या करता है कि उसके अगले ही साल यानी 1668 ईस्वी में उसने क्या करता है कि बंबई को कंपनी को, मतलब बंबई को क्या करता है, कंपनी को दे देता है और उससे उसको 10 पाउंड वार्षिक कर आता है। ठीक है, यानी उसको दहेज मिला, लेकिन उस दहेज को क्या करता है, अब कंपनी को दे देता है और उससे कंपनी से किराया लेता है। और किराया कितनी होती है, सिर्फ 10 पाउंड की होती है। अगला पॉइंट है, बंबई का गवर्नर गेरोल्ड अंगियार था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये नाम यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। बंबई का गवर्नर गेरोल्ड अंगियार था, इसे ही बंबई का संस्थापक माना जाता है। यानी बंबई का संस्थापक गेरोल्ड अंगियार था, यानी गेरोल्ड अंगियार को ही बंबई का संस्थापक माना जाता है। यहां से क्वेश्चन बने हुए हैं। अगला पॉइंट है, जॉब चोरनॉक ने बंगाल में 3 गांव, ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से यूपीएससी में भी क्वेश्चन बने हैं पहले। जॉब चोरनॉक ने बंगाल में 3 गांव कालिकत्ता, गोविंदपुर तथा सुतानाती को मिलाकर आधुनिक कलकत्ता की नींव रखी थी तथा फोर्ट विलियम का निर्माण किया, जिसका पहला प्रेसिडेंट सर चार्ल्स आयर थे। यानी जॉब चरनाक जो थे वो बंगाल के 3 गांव कालिकत्ता, सुतानाती तथा गोविंदपुर, इन तीनों गांवों को मिलाकर कलकत्ता की यानी जो आधुनिक कलकत्ता है उसकी स्थापना करते हैं। ठीक है, और जिसका प्रथम प्रेसिडेंट कौन होते हैं, सर चार्ल्स आयर होते हैं। इसका प्रथम प्रेसिडेंट कौन होते हैं, सर चार्ल्स आयर। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ से देखें अंग्रेजों के बारे में। अभी अंग्रेजों के बारे में हम लोग और पढ़ना है। ठीक है, अभी पूरा बंगाल हम लोग को पढ़ना है, तो हम लोग अगला क्लास कल शुरू करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।